तो मॉडर्न फिजिक्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, और इसको एस्टेब्लिश किया था साइंटिस्ट डी ब्रॉय ने। तो डी ब्रॉय यहाँ पे ब्रॉगली लिखा हुआ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। तो क्या हाइपोथेसिस उसने पुट फॉरवर्ड किया, क्या हाइपोथेसिस दिया उसने? तो in 1924 de Broglie put forward his hypothesis which was based on the fact that nature loves symmetry। तो इससे पहले बहुत सारे उथल पुथल चल रही थी फिज़िक्स के वर्ल्ड में, लाइट को लेकर के, पार्टिकल्स को लेकर के, कि लाइट जो है वो वेव है कि पार्टिकल है, क्या है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत से साइंटिस्ट हुए, बहुत सबने अपने अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरीके के हुए जो हमें पढ़ने भी है अपने वे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, जहाँ पे थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि काफ़ी पॉपुलर है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से, जो 1801 में किया उसने। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारी थ्योरीज और इस सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो इन 1924 उसने अपनी थ्योरी दी, यहाँ पे डी ब्रॉय ने उसने हाइपोथेसिस दिया। उसने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया इसका। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उसके पोस्टुलेट्स से उसका मानना था यहाँ पर ये। तो उसका ये मानना था कि नेचर जो होता है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्रिकल होना चाहता है हमेशा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द टू बेसिक एंटिटीज़, यानी कि नेचर की दो बेसिक एंटिटीज़ थी, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी, इनके बीच में सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इनके साथ में, मैटर और एनर्जी के साथ में। और एनर्जी यानी कि हम रेडिएशंस, लाइट वगैरह, तो इसके बारे में तो एस्टेब्लिश हो गया था कि इसका ड्यूअल नेचर है। कभी ये अपने वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, कभी ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने बोला कि मटेरियल मैटर भी जो होता है उसको भी ये डुअल नेचर रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा और ये वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने बोला कि इफ़ रेडिएशन एनर्जी शोज ड्यूअल नेचर, दैट इज़ वेव एंड पार्टिकल बोथ, देन मैटर शुड ऑल्सो शो डुअल नेचर, मैटर को भी डुअल नेचर दिखाना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा फॉर फोटॉन्स इज अ जनरल वन एंड एप्लीकेबल टू मैटर ऑल्सो। जो हमने फोटोन के लिए फॉर्मूला मोमेंटम का देखा हुआ h बाई लैम्डा, उसने बोला कि ये फोटोन के लिए होगा, यानी कि लाइट पार्टिकल्स के लिए तो होगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ये मैटर के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। मैटर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव की तरह बिहेव करेगा। तो उसने बोला कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग मोमेंटम p, तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है, मोमेंटम p है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसके मोशन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ शुड बी गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, एंड दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पर आप वेव को वो नहीं समझो कि जैसे ट्रैवलिंग वेव होती है जिसका एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड होता है, सब कुछ होता है, उस तरीके की वेव नहीं है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर वेव नेचर का आखिर मतलब क्या है, वेव से आखिर हम क्या समझते हैं एक तरीके से कि वेव है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कि दिस टर्म h बाई p इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विच हैज़ सम मोमेंटम p। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने देखा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, और इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो। p को आप लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी h बाई mv, और अगर यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अगर यहाँ पर है, अगर वेलोसिटीज अगर बहुत ज़्यादा है, तो मास का आप वो एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो जो हमने पहले देखा हुआ है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। लेकिन जब तक हमें वो हिंट ना हो तब तक हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि वेलोसिटीज जो है वो c के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो h अपॉन mv। और ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो ये फार्मूलाज हैं उसका यूज़ जो है क्वेश्चंस में हो जाता है। क्वेश्चन में हमें बहुत बार कंपैरिजन और ये सब करना होता है। काइनेटिक एनर्जी अगर हमें चार्ज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी Q इंटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस V। या फिर अगर हमें कोई यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल या इस तरह की चीज़ें दी गई हैं तो उसकी जो थर्मल एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो 3/2 kT, वेयर दिस kb इज़ कॉल्ड द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आप इनको रख सकते हो। कुछ एक रेडीमेड फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर डायरेक्टली याद रखने चाहिए, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ में, तो जैसे आप बाकी की वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हो। h की वैल्यू आपको पता ही कि हमेशा वही रहनी है, मास हमेशा वही रहना है, और k की जगह पे एक तरीके से यहाँ पे ev हो जाएगा, और e 1.6 × 10⁻⁻19,
तो सिर्फ यहाँ पर वी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों की वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद में आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस लैम्डा विल बी 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम में आप इस आंसर को याद रख सकते हो। तो हमारी कैलकुलेशन का जो टाइम है वो टाइम यहाँ पर बच सकता है अगर हमें ये चीज़ याद रहती है। अगर हम प्रोटॉन के लिए करते हैं तो प्रोटॉन में फिर आंसर ये हो जाता है 0.285 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर हम कर रहे हैं जो कि इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई बार हम इसको डी ब्रोगली बोल देते हैं, कई बार डी ब्रोई बोल देते हैं, तो जो भी हमारी हैबिट में है उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 120 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑब्वियस है कि हमें टेम्परेचर वाली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो जो लैम्डा होता है आपका, उस लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ करो। तो लैम्डा डी ब्रोई वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m और यहाँ पे 3/2 दिस बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू t। तो हमें सब कुछ यहाँ पे लेके चलने की जरूरत नहीं, हम बस वो देख लेंगे क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे रेशो चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ से हमें रेशो मिलना चाहिए। तो लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h वगैरह, कोई काम में आने वाले नहीं है रेशो निकालने के लिए। 2, 3/2 और kb वगैरह हट जाएंगे यहाँ से। तो आप लिख सकते हो दिस इज़ अंडर रूट mt और t हमेशा आप ध्यान रखो कि ये केल्विन में रखा जाएगा यहाँ पर इसमें। तो लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√mt और जो आप यहाँ पर इसमें ऐसे लिखोगे तो लैम्डा हाइड्रोजन डिवाइड बाय लैम्डा हीलियम। तो हीलियम का m इंटू टी ऊपर चला जाएगा, तो m हीलियम टेम्परेचर हीलियम, फिर यहाँ पर m हाइड्रोजन टेम्परेचर हाइड्रोजन। वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हीलियम अगर 4 है तो ये 2 एक तरीके से, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है हीलियम, तो हीलियम का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस विच विल बी 400 केल्विन, और हाइड्रोजन का है 27 तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये अंडर रूट 8/3 आंसर आ जाएगा। तो ये जो वेवलेंस है, इन वेवलेंस का रेशो हो जाएगा अंडर रूट 8/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। A particle P is formed due to completely inelastic collision of particle x and y having de Broglie wavelengths lambda s lambda y respectively if x and y moving in the opposite directions। तो ये जब कोलिजन हुई थी, कोलिजन के पहले x और y जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सपोज ये x और यहाँ पर ये y है, दिस टू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और इनकी जो डी ब्रोई वेवलेंथ है वो लैम्डा x लैम्डा y है। तो अगर मेरे को मोमेंटम लिखना है तो p इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लैम्डा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ px और यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ अगर py मैग्नीट्यूड वाइज, तो px यहाँ पर हो जाएगा h बाई लैम्डा x और py यहाँ पे हो जाएगा फिर h अपॉन लैम्डा y। तो इनका कोलिजन हुआ और यहाँ पर अभी एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए होंगे, सपोज वो z है। अब हमें ये पता नहीं है कि px ज़्यादा है कि py ज़्यादा है, लैम्डा x लैम्डा y में किस तरीके का रिलेशन है, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखो ऑप्शंस भी हैं। ये दो ऑप्शन में तो सब कुछ प्लस प्लस में ही है, और यहाँ पर a और b जो ऑप्शन है उसमें दोनों में ही लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अगर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि एक में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई होता और इसी तरीके का बी जैसे दूसरा ऑप्शन होता जहाँ पे लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स होता, तब हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें पता होना चाहिए कि लैम्डा वाई लैम्डा एक्स में कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पर आप बस आंसर निकाल लो किसी को भी बड़ा छोटा मान करके, और फिर आप मैच करा लो कि किसके साथ में वो सुटेबली मैच कर रहा है आंसर। तो जो जेड है हो सकता है कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, हो सकता है कि लेफ्ट में मूव कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका मोमेंटम ज़्यादा था, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे। तो मैंने चलो मान लिया कि पी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर इधर मूव कर जाएगा। इसका मोमेंटम मान लीजिए पी हो गया यहाँ पर अब, ठीक है। तो पी जो होगा वो एच बाय जो हमें लैम्डा निकालना है, सपोज ये लैम्डा जेड, तो लैम्डा जेड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसमें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से दिस पी इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई हो जाएगा। बस वैल्यूज आप पुट कर लो, तो एच अपॉन लैम्डा जेड, तो यहाँ पर ये पी एक्स, तो दिस पी एक्स इज एच डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स, ये एच डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई, एच विल बी कैंसल्ड हियर। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा जेड कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स, यानी कि एक तरीके से आप मॉड वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे लैम्डा जेड का जो ऑप्शन है आंसर है वो कुछ इस तरीके का होगा, और इस तरह से जो सुटेबली मैच करने वाला आंसर है वो ऑप्शन बी है सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर डी ब्रोई वेवलेंथ्स आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली,
तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो सपोज एक इस तरीके से मूव कर रहा होगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा h बाई लैम्डा 1, और एक परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है ये जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे थे। द पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो कुछ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन टाइप का यहाँ पे करते हैं, और ये दिख रहा है साफ साफ कि नेट मोमेंटम वगैरह कुछ इस डायरेक्शन में था इनिशियली, तो अभी भी इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। द डी ब्रोई वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल, तो सपोज यहाँ पे लैम्डा से मूव कर रहा है तो h बाई लैम्डा इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो यहाँ पर सिर्फ, तो ये जो p1 वेक्टर p2 वेक्टर इनका जो समेशन है ये p वेक्टर के बराबर हो जाना चाहिए, और इनका मॉड आप दोनों साइड में यहाँ पर ले लो, तो जस्ट मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। तो क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका जो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पर इसमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो p1 p2, तो क्योंकि 90 डिग्री पे हैं तो इनका स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 स्क्वायर, h स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा 2 स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो h स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, और किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर, ये जो लैम्डा है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अ पार्टिकल ए ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो एक पार्टिकल ए है, मास m चार्ज q 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, पार्टिकल बी मास 4m चार्ज q और 2500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन इनके जो डी ब्रोई वेवलेंस हैं लैम्डाज हैं उनको कंपेयर करने, तो आप लैम्डा का एक्सप्रेशन यहाँ पर अब लिख लो उस तरीके से, तो p √2m k, k की जगह पे qv यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब आप देखो कि इनका चार्ज तो सेम ही है, तो चार्ज को लेके चलने की जरूरत नहीं है इसका मतलब, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√mv, तो इसका यूज़ करना है। तो लैम्डा a बाय लैम्डा b चाहिए, तो लैम्डा a बाय लैम्डा b। सवाल में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि रेशो पूछा किसका गया है, क्योंकि एक बार हम उल्टा रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये b वाला जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, तो mb बाई ma ऐसा आएगा, और वोल्टेज में भी vb बाई va, बस वैल्यूज़ पुट कर लेनी होगी। तो b के लिए 4m और यहाँ पर ये हो गया m, b के लिए 2500 और यहाँ पे ये हो गया 50, तो ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो √200 इट इज़। √200 को थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो ये 10√2 हो जाएगा, तो 10√2 इज़ 1.414, तो इट इज़ 14.14, ठीक है। तो डी आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अगर आप फोटोन की एनर्जी लिखते हो, दोनों की एनर्जी बराबर है यहाँ पे, तो फोटोन की अगर आप एनर्जी लिखते हो तो जस्ट फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा hc बाय लैम्डा, और क्योंकि फोटोन के लिए लैम्डा जो दिया गया है वो लैम्डा 2 दिया गया, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ और इसको e के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन में बोला भी गया है यहाँ पर ये। तो फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा से लिख सकते हैं, एंड लैम्डा 2 बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ में अटैच है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं क्वेश्चन आते हुए भी। इसके बाद में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ पर है, तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पे डी ब्रोई वेवलेंथ होगी, जब भी वेवलेंथ डिफाइन होगी तो वहाँ पर, तो प्रोटॉन की एनर्जी लिखने के लिए आप इस तरीके से जाओगे यहाँ पे, इसमें लैम्डा 1 से इसको रिप्रेजेंट किया गया, तो ये एक तरीके से h बाई पी, पी इज़ √2mk, और k की जगह पे आपको यहाँ पर e यूज़ करना पड़ेगा, ये भी वही e होगा यहाँ पर इसमें। तो यहाँ से आप देखो तो लैम्डा 1 जो दिख रहा है मुझे, लैम्डा 1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोपोर्शनलिटी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की निकालनी है e के साथ, तो हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो 1/√e, ठीक है, इस तरीके का आ गया। लैम्डा 2 में अगर आप देखो तो लैम्डा 2 अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा hc बाई e, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू e, इस तरीके का दिख रहा है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, बाकी सारे टर्म्स में इसलिए लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि बस वो एक कांस्टेंट की तरह ही है, तो हमें तो बस प्रोपोर्शनलिटी देखनी है कि के साथ में किस तरीके की है। तो लैम्डा 1 में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं, तो लैम्डा 1 में तो 1/√e आ जाएगा, और लैम्डा 2 का जो 1/e था वो ऊपर चला जाएगा, तो एक तरीके से दिस इज √e आ गया, e की पावर हाफ आ गया, तो बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैज सेम डी ब्रोई वेवलेंथ। तो दोनों के जो वेवलेंथ है वो बराबर है। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है हमसे इसमें। जैसे अगर हम फोटोन की बात करें, ठीक है, तो फोटोन की जब भी हम बात करते हैं तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, तो फोटोन का रेस्ट मास एक तरीके से होता है 0, तो इसके जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो भी 0 होगी। ये ऑलरेडी हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है। तो रेस्ट मास एनर्जी इज़ 0। तो अगर इसके रेस्ट मास एनर्जी 0 है तो इसका मतलब फोटोन की जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब भी हम फोटोन की एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ओनली काइनेटिक, ठीक है, उसके पास में रेस्ट मास एनर्जी है ही नहीं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ओनली काइनेटिक। तो फोटोन की मैं टोटल एनर्जी बोल दूं या काइनेटिक एनर्जी बोल दूं, हमेशा वो काइनेटिक ही होगा, ठीक है। तो फोटोन के लिए हमेशा यहाँ पर यही आएगा। अब इसमें कहा गया कि दोनों के जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ यहाँ पर सेम है। सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, तो इसका जो लैम्डा होगा वो h/mv के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू h/mv। अब मैं फोटोन की अगर यहाँ पे एनर्जी लिखना चाहूँ तो फोटोन की एनर्जी को आप ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसमें, तो इसको मेंशन कर लेते हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी hc/लैम्डा, और लैम्डा की जगह पर आप यहाँ पर इसमें लिख लो h/mv। तो ये hs कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये mc/v के बराबर हो गया। तो फोटोन की एनर्जी को आप यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है और उसके जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसके टर्म्स में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। और अगर मैं वही यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखूँ जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बोली जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिंपली हाफ mv²। तो इसको आप यहाँ पर अब कंपेयर करने की कोशिश करो तो mv/2 है और ये mv/c है। आप सीधे सीधे देख सकते हो कि mv के बाद में यहाँ पे c आ रहा है और यहाँ पे mv के बाद में v/2 आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि v/2 c से कम होगा। v ऑब्वियस है कि c से कम ही होता है, c इज़ द अल्टीमेट स्पीड। और यहाँ पर हाफ mv² जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये इस क्वेश्चन में ये भी ऐड कर लो कि जो v है इसका वो c के कंपेरिजन में बहुत कम है, और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ mv² फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर देखें तो उसमें ये बताया गया काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से एक्चुअल में डिफाइन होती है, अदरवाइज वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वो अनंत वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ mv², तो mv/2, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम है यहाँ पर फोटोन की एनर्जी से, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ। अब सेकंड पार्ट में हमसे टोटल एनर्जी की बात की गई, तो टोटल एनर्जी में हम रेस्ट मास एनर्जी भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी, अब हम सेकंड पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी, तो किसी पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी जब भी लिखना होगा तो mc² होगा, जहाँ पे m एक तरीके से मूविंग मास वगैरह जो भी है वो हो गया इसका। तो यहाँ पे ये mc² है, लेकिन फोटोन के लिए तो अगेन वही आंसर आ जाएगा, फोटोन दिस इज इक्वल टू फोटोन के लिए mvc इस तरीके का, और यहाँ पर ये mcc इस तरीके का आ गया। तो फोटोन में तो यहाँ पर एक v आ रहा है जो कि ऑब्वियस है कि c से कम होगा यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर अब क्या टोटल एनर्जी के मामले में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फोटोन की एनर्जी से यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं कि वाई वेव नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट विजिबल इन एवरीडेज लाइफ। यानी हम बार बार बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों होता है, उनका वेवलेंथ होती है। तो हमें अपनी जो रियल लाइफ है उसमें जो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनका वेव नेचर हमें दिखता क्यों नहीं है, तो वो वेव नेचर यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा, ज़रा उसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेव नेचर जनरली किसी का तब दिख पाता है जब कुछ इंटरफेरेंस हो रहा हो, कुछ डिफ्रैक्शन हो रहा हो, ये सब सारी चीज़ें वेव्स में आती हैं। इंटरफेरेंस आपने साउंड वेव्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन को हम लाइट वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन डिफ्रैक्शन का मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। तो डिफ्रैक्शन का लेट अस टेक सम स्मॉल आइडिया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक बहुत छोटा सा एक होल क्रिएट कर रखा है, ओपनिंग क्रिएट कर रखी है, होल क्रिएट कर रखा है, और लाइट अगर यहाँ से आप भेज रहे हो, ठीक है, लाइट आप यहाँ से भेज रहे हो इसमें, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रखी है, लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक स्क्रीन है। तो जनरली हमने लोअर क्लासेस में जो पढ़ा है पहले 9th 10th वगैरह उसमें कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो लाइट मिलेगी वो लाइट सिर्फ इतने रीजन के अंदर मिलेगी,
ठीक है, इतने रीजन के अंदर हमें लाइट मिलनी चाहिए, यहाँ पे लाइट होनी चाहिए और बाकी जगह पे डार्क होना चाहिए, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डार्क, इट शुड बी डार्क। लेकिन जब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत नैरो होल के साथ में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अब नैरो होल का यहाँ पर मतलब क्या है, कितने नैरो, तो उसका जो साइज़ है, जो ओपनिंग है इसका साइज़ है, वो साइज़ इस लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग का साइज़ है, मान लीजिए यहाँ पर ये डी है, तो डी शुड बी कंपेरेबल टू लैम्डा, तब जाकर के आपको यहाँ पर इसमें, तब अगर इस तरीके का अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ये दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि लाइट सिर्फ यहीं पर है, लाइट जो है वो इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और उसने कई जगह पे कुछ पैटर्न बना लिए हैं। वो पैटर्न कुछ इस तरीके के बना लिए हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये स्क्रीन है तो कहीं पे ब्राइट दिख रहा है स्क्रीन का पार्ट, फिर उसके बाद फिर स्क्रीन का पार्ट डार्क दिख रहा है, वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, फिर उसके बाद अगेन वहाँ पर ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, फिर अगेन वहाँ पे डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ब्राइट डार्क स्पॉट्स दिखने लगे और लोग ये देख करके अचंभित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि लाइट तो सीधी सीधी जा रही थी और फिर पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ जिसकी वजह से ये ब्राइट डार्क यहाँ पर स्पॉट्स बन रहे हैं, जिनको हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनसे यहाँ पर एक तरीके से यानी कि वेव नेचर का यूज़ करके, लाइट के वेव नेचर का यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट के पार्टिकल नेचर और इनका यूज़ करके वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। और फिर ये पाया गया कि जो लाइट है वो यहाँ पे जो कॉर्नर से, इन कॉर्नर से बैंड होकर के चली जाती है इधर की तरफ। तो कॉर्नर से लाइट का यहाँ पर जो बैंडिंग है, इसी बैंडिंग को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस बैंडिंग इज नोन एज डिफ्रैक्शन, जिसको हम डिटेल में वे ऑप्टिक्स में देखेंगे। तो जब ओपनिंग का साइज इस तरीके का होता है तो ये जो डिफ्रैक्शन यहाँ पर मिल रहा है, ये जो बैंडिंग मिल रही है, वो बैंडिंग बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है जब ये साइज़ इस तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन साइज़ अगर मान लीजिए ये होल अगर बहुत बड़ा है तो फिर आपको डिफ्रैक्शन और उसके पैटर्न कुछ मिलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पर डिफ्रैक्शन हल्का फुल्का होगा, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा कि आपको पता भी चल पाए, आपको उसका कोई रत्ते भर भी आइडिया नहीं लग पाएगा अगर ओपनिंग साइज़ बड़े हैं तो। ठीक है, इसीलिए साउंड वेव का डिफ्रैक्शन बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि लाइट वेव्स में तो क्या होता है, अगर आप विजिबल लाइट की बात करो तो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपको पता है कि 400 700 नैनोमीटर कुछ इस तरीके की होती है। ऑब्वियस है कि इस तरीके का ओपनिंग साइज़ बहुत छोटा हो गया। लेकिन अगर आप लाइट साउंड वेव की अगर बात करो तो साउंड वेव में मान लीजिए कि फ्रिक्वेंसी अगर 500 हर्ट्स है, लाइट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी अगर 300 मीटर पर सेकेंड है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का अगर आप यूज़ करते हो तो जो लैम्डा है वो v/f अगर आप कर दो यहाँ पे, तो ये 0.6 मीटर हो गया। ओपनिंग का साइज़, जो कॉर्नर वगैरह है वहाँ पे साइज़ जो है 0.6 मीटर, तो बहुत बड़ा साइज़ है। तो जो साउंड वेव है उसका बहुत आसानी से डिफ्रैक्शन हो जाता है। लाइट वेव का इतनी आसानी से होता नहीं है। जितना आप वेवलेंथ कम करते चले जाओगे उतना आसानी से डिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपनिंग साइज़ उतना छोटा मिलना बहुत मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतनी आसानी से आप वहाँ पे उसका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, एन ऑब्जेक्ट विल अपीयर वेव लाइक। ठीक है, इफ़ इट एग्जिबिट्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, उससे इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, वहाँ पे लाइट पड़े तो लाइट इधर उधर बैंड हो जाए, कुछ उस तरीके का हो, तो बोथ ऑफ विच रिक्वायर स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स और अपर्चर्स ऑफ अबाउट द सेम साइज एज द वेवलेंथ। ठीक है, जो मैंने साइज़ की बात करी वो बात यहाँ पे लिखी गई है। अब बॉल ऑफ मास 140 ग्राम, इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल जस्ट यहाँ पे दिया गया है, जस्ट टू इलस्ट्रेट की जो रियल लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं वहाँ पे डिफ्रैक्शन हमें क्यों नहीं दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है जिसका मास कुछ 140 ग्राम टाइप का कुछ मास ले लिया यहाँ पे, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड एज ए डी ब्रोई वेवलेंथ गिवन बाय। तो इसका अगर हम डी ब्रोई वेवलेंथ निकालेंगे तो आप एच और ये सब वैल्यूज़ रखोगे, मास रखोगे यहाँ पर इसमें, और आपको वेवलेंथ ये मिलेगी। अब आप खुद देख लो कि 1.7 × 10⁻34 मीटर, सच अ स्मॉल वेवलेंथ। तो इवन ए न्यूक्लियस का खुद का साइज़ 10⁻15 मीटर होता है। अब उससे नीचे क्या जाओगे, ठीक है, उससे कम का साइज़ क्या होगा अगर न्यूक्लियस का साइज़ ही खुद 10⁻15 मीटर का है, इज़ मच टू लार्जर। न्यूक्लियस का साइज़ भी इसके साइज़ से तो बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इनक्रेडिबली स्मॉल वेवलेंथ, और इतनी स्मॉल वेवलेंथ का डिफ्रैक्शन वगैरह ऑब्वियस है कि आपको नहीं दिख पाएगा। तो इस तरह के जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेंगे, ज़्यादा उनका बिहेवियर पार्टिकल जैसा ही होगा, उनका वेव जैसा बिहेवियर देख ही नहीं सकते हम वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ उनके साथ अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं वही एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करूँ तो आपको दिखेगा साफ साफ कि इसमें वेव करेक्टर ज़्यादा आ जाएगा, ये वेव करेक्टर ज़्यादा आसानी से दिखा पाएगा हमको। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये सब रखा है यहाँ पर, और उसमें ये सारी वैल्यूज़ हमने रख ली। आप इसका देखो ना कि इसका मास कम होता है, तो मास कम होता है तो लैम्डा उसकी वजह से बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम कुछ इस तरीके का आ गया। तो 1.7 एंगस्ट्रम, और जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो एटॉमिक साइजेस एंगस्ट्रम ऑर्डर के ही होते हैं, ठीक है। दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, ठीक है। एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज 10 के पावर माइनस 15 और एटम का साइज एंगस्ट्रम ऑर्डर का होता है। एंड स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन ए सॉलिड, तो इस तरीके का यहाँ पर स्पेसिंग, तो ये मैच कर जाता है साइजेस के साथ में इसका जो वेवलेंथ है। और फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको वहाँ पर मिलते हैं, डिफ्रैक्शन होता है वो दिखता है। तो आप देख सकते हो कि एवरीडेज लाइफ में जो चीज़ें हैं उसका वेवलेंथ बहुत ही कम आएगा क्योंकि मास कंसिडरेबल होगा। एच बहुत कम होता है, मास कंसिडरेबल हो जाता है। यहाँ पर मास में वो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 और उस तरीके का चला जाता है, जिसकी वजह से लैम्डा ठीक ठाक हमको मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल एंड वेव नेचर, क्योंकि बार बार ये बातें आ रही हैं इसमें कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। तो इसका थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत डीप में तो नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली देन रिलेटिविटी और ये सारे कंसेप्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जस्ट हम एक हल्का सा यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर का मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये होता है, जब हम बोलते हैं कि इसमें पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब है कि लोकलाइजेशन हो गया है, इट इज़ लोकलाइजेशन, ठीक है। लोकलाइजेशन बिहेवियर, क्या मतलब हुआ लोकलाइजेशन का? तो जब हम बोलते हैं कि ये एक पार्टिकल है तो हम बोल देते हैं कि ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल है तो इसके लोकेशन फिक्स है, इसके जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर कंसंट्रेटेड है। तो एक तरीके से हम वहाँ पर एनर्जी का लोकलाइजेशन, पोजीशन का लोकलाइजेशन उसके साथ में फिक्स कर देते हैं कि ये पार्टिकल है और ये यहीं पर है, ये एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। अगर इस पर ये फोर्स लगेगा तो ये इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, अगर ये फोर्स लगेगा तो ये उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। तो एक तरीके से ये एक ऐसा वर्ल्ड है पार्टिकल का जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता है कि उसके साथ में ऐसा होने वाला है। तो पार्टिकल बेसिकली लोकलाइजेशन ऑफ द थिंग्स, लोकलाइजेशन ऑफ एनर्जी, लोकलाइजेशन ऑफ पोजीशन, हमको एग्जैक्टली पता है कि उसकी ये पोजीशन है, उसका यहाँ पर ये एनर्जी है और वो एनर्जी इस रीजन के अंदर कन्फाइंड है। ये सारी चीज़ें हमको उसके बारे में पता है। तो पार्टिकल का मतलब लोकलाइजेशन बिहेवियर, वी लोकलाइज्ड द पोजीशन एंड एनर्जी, पोजीशन और एनर्जी को हम एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं, एक जगह पे लोकलाइज कर देते हैं, दैट इज़ पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन वेव बिहेवियर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वेव का मतलब इसका जस्ट उल्टा है, इसका मतलब है डीलोकलाइज्ड बिहेवियर। तो वेव नेचर जो है वो बोलता है कि जो एनर्जी है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है। जो यहाँ पर पार्टिकल है, पार्टिकल कोई एक जगह पे नहीं है, उसके होने की डिफरेंट जगह पे होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं जस्ट, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में भी सब पढ़ा होगा, स्ट्रोडिजन, वेव फंक्शन और ये सब। तो वेव नेचर में हम पार्टिकल की पोजीशन को एक जगह पे फिक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि पार्टिकल जो है वो हर जगह पर है, कहीं पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहीं पर होने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, लेकिन वो है हर जगह पर। जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो एनर्जी भी हर जगह पे है, इट इज़ डीलोकलाइज्ड। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कई बार हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो सबके पास में हैं। अगर मैं पूछूं कि वो इसके पास है क्या, तो मैं बोलूँगा इसके पास भी हैं, इसके पास भी, इसके पास भी हैं। तो यहाँ पर हर किसी के पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, इट इज़ डीलोकलाइज्ड बिहेवियर। और यहाँ पर जैसे अब इलेक्ट्रॉन के वो जो फंक्शंस होते हैं, तो श्रोडिंगर वेव फंक्शन, साई फंक्शंस वगैरह बनते हैं वहाँ पर इसके। और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी जगह पर उसके होने की, तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ऑफ दिस साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बेसिकली, इट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो फिज़िक्स में हमें इन सब के डिटेल में उतना जाना नहीं है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत यहाँ पर आता है इसके बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो साई स्क्वायर होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यहाँ पर एक गिवन है।
तो ये साइज स्क्वायर से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं ये दिया था मैक्स बॉर्न ने। तो उसने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये होगा। तो पार्टिकल नेचर का मतलब है लोकलाइजेशन बिहेवियर, एक जगह पे कंसनट्रेटेड है एनर्जी, पोजीशन सब कुछ कंसनट्रेटेड है। वेव का मतलब है डी लोकलाइज्ड बिहेवियर। और इसके साथ साथ आप वेव नेचर में एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हो कि वेव नेचर ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ पर अगर लाइट आ रही है तो वेव नेचर ये बोलता है कि एनर्जी जो है इस पूरे सरफेस पे हर जगह कंसनट्रेटेड है। लेकिन जो हमारा पार्टिकल बिहेवियर, ऑलरेडी हम फोटोन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइट को अगर हम पार्टिकल अज्यूम करते हैं, पार्टिकल से बना हुआ अज्यूम करते हैं, तो लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं। तो लाइट के ये पार्टिकल्स हैं फोटोन। तो एक तरीके से जब फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये जब फोटोन यहाँ पर आ रहा है तो वो सारी एनर्जी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं उनको वो सारी एनर्जी दे रहे होंगे। यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है तो वो यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेव नेचर है वो ये मानता है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पूरे सरफेस पे इस एनर्जी का हो रहा है और पार्टिकल के अकॉर्डिंग जहाँ पर पार्टिकल टकरा है बस वहीं पर उसने अपनी एनर्जी दे दी। तो जहाँ जहाँ पार्टिकल टकराते जा रहा है वहाँ वहाँ वो एनर्जी देते जा रहा है। जहाँ पार्टिकल नहीं टकरा रहा है वहाँ पर एनर्जी वो नहीं ट्रांसमिट कर पा रहा है। तो ये जो पैकेट्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, एक तरीके से ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो जहाँ भी पैकेट गिरे वहाँ पर एनर्जी मिल गई। जैसे आप इसको कंपेयर उसके साथ भी कर सकते हो कि जब कहीं पे बाढ़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऊपर से खाने के पैकेट्स गिराए जाते हैं। तो अगर खाने के पैकेट्स उस तरीके से गिराए जा रहे हैं तो जहाँ मिला वहीं पे पूरा मिल गया वो पैकेट, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये पैकेट है एनर्जी के और एक एक पैकेट की जो वैल्यू है वो एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एच न्यू। तो एच न्यू, एक एक पैकेट की जो वैल्यू है वो इतनी है। तो इसको आप पैकेट बोल सकते हो, क्वांटा बोल सकते हो, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो दिस इज़ पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो दिस इज़ पार्टिकल एंड दिस इज़ योर वेव विच सेज कि सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दिस इज डिस्क्रीट एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहाँ पर भी कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें और लेंगे यहाँ पे, तो अगेन ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी रिपीट होंगी, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट बिहेवियर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगेन फिजिकल केमिस्ट्री 11th में काफ़ी डिटेल में आ जाता है। यहाँ पर फिजिक्स में उतना डिटेल में नहीं है लेकिन जस्ट यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम विद वेरी हाई प्रिसीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एट द सेम टाइम, तो एक ही समय पे आप उसकी पोजिशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ हाई प्रिसीजन यानी कि हाई एक्यूरेसी के साथ में मेजर नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी का मतलब आप एरर लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ एरर वहाँ पे रहेगी उसमें। और इसका जो फार्मूला है अनसर्टेनिटीज़ का, दोनों को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है, डेल्टा एक्स दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार, दिस इज़ एच बार बाई 2। तो एच बार बाई 2 इसके बराबर, इससे बराबर या इससे बड़ा होगा यहाँ पर अनसर्टेनिटी। तो क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि अगर आप डेल्टा पी को कम करने जाओगे तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। अगर आप इसको एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे तो इसमें जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसको एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे तो इसकी अनसर्टेनिटी यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगी। तो कम से कम जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो एच बार बाई 2 तो हो गई। और जो एच बार है उसकी वैल्यू होती है h/2π। अगर आप इसको रख लो यहाँ पर इसमें, तो सॉरी यहाँ पर ये h हो जाएगा सिंपली। h बार की जगह पर हम अगर ये रख लें तो दिस विल बी h। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। इसमें अब कुछ बुक्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट दिया होता है। तो कई सारी बुक्स आप देखोगे, इवन जैसे आप NCERT का ही लो एग्जाम्पल, तो NCERT में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको h/2 मिलेगा। और वही जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर है उसमें आपको h बार मिलेगा। तो कई जगह पे आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार मिलेगा, कहीं पे h बार बाई 2 मिलेगा। वैसे तो जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो डेल्टा पी का आंसर है वो एक तरीके से हम ऑर्डर देखते हैं कि किस ऑर्डर में यहाँ पर ये डेल्टा पी अनसर्टेनिटी आ रही है। तो ऑर्डर में तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप h बार यूज़ करो चाहे h बार बाई 2 यूज़ करो, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू जो आप लिखोगे कि डेल्टा पी की एक्यूरेट वैल्यू इतनी है, डेल्टा एक्स की एक्यूरेट वैल्यू इतनी है, तो एक्यूरेट वैल्यू में ऑब्वियस है कि 2 का फैक्टर आ जाएगा।
ऑर्डर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ऑर्डर उसका किस तरीके का आ रहा है, डेल्टा एक्स का ऑर्डर किस तरीके का आ रहा है, डेल्टा पी का ऑर्डर किस तरीके का आ रहा है। ऑर्डर का मतलब है कि एंगस्ट्रम के ऑर्डर में आ रहा है, कि वो वहाँ पर माइक्रोमीटर के ऑर्डर में आ रहा है, कि वो मिलीमीटर के ऑर्डर में आ रहा है। तो उस तरीके के ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो करेक्ट है, जो कई सारी बुक्स को देख करके मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ h/4π। जो भी इसके डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशन में भी लास्ट में जो आंसर लाया जाता है, दैट आंसर इज h/4π। तो दिस शुड बी अ करेक्ट रिजल्ट। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट में जैसे यहाँ पे तो डेल्टा एक्स इन जनरल कोई भी पोजीशन का चेंज है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन में अनसर्टनिटी है। ये डेल्टा पी एक्स, तो पी एक्स एक तरीके से मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरीके से आप वाई में, इसी तरीके से आप जेड में यहाँ पर अनसर्टेनिटी के एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, और इस एग्जांपल का यूज़ करके हमें समझना चाहेंगे कि जो डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जो मैक्रोस्कोपिक जैसे कोई बॉल है तो उसके लिए भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके की रिजल्ट देता है, कहाँ पर एक तरीके से वो ज़्यादा हमें एक तरीके से विजिबल दिखता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसको यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ दिस मच। अज्यूम स्पीड कैन बी मेजर्ड विद अनसर्टेनिटी प्रिसीजन ऑफ 1%। फाइंड मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स को मैं ले देता हूँ एम डेल्टा वी एक्स, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 4πm डेल्टा वी एक्स। अब डेल्टा एक्स मैंने जस्ट इक्वलिटी लगा दी है मिनिमम के लिए, ठीक है। मिनिमम के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, हमसे मिनिमम पूछा गया। तो डेल्टा एक्स मिनिमम, तो h की जगह पे h केवल रखते हैं, तो 6 × 6 10⁻34। 4π तो 4 3.14, और मास की जगह बेल रखोगे तो 9.1 × 10⁻31। और डेल्टा वी एक्स, तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, तो 1.88 × 10⁻6। और जो डेल्टा वी एक्स है वो वी एक्स का 1% है, तो 1% है तो 10⁻2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये डेल्टा वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और उसको एंगस्ट्रम में अगर आप कन्वर्ट कर लो, तो एंगस्ट्रम में जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 30 एंगस्ट्रम के आसपास आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं लिखा है मैंने, बस उसके आसपास लिखा है, तो 30 एंगस्ट्रम के आसपास आ जाएगी। अब ये अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है ऑफ व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन के पोजिशन में अनसर्टेनिटी। अब आप देखो इस अनसर्टेनिटी को अब हम कम बोलें या ज़्यादा बोलें, तो उसके लिए अगर आप इस डेटा को देखो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कम है या ज़्यादा है। जो एटॉमिक साइजेस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियस है कि एटम के अंदर रहेगा, तो जो एटॉमिक साइज होता है ये 1 एंगस्ट्रम, कुछ एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में तो 30 टाइम्स है। जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है उस एटम का खुद का साइज़ 1 एंगस्ट्रम के आसपास के ऑर्डर का होता है, और इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 30 एंगस्ट्रम आ रही है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ से भी 30 टाइम्स के आसपास यहाँ पर आ रही है ये, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अनसर्टेनिटी, और ये ऐसा इसलिए यहाँ पर हुआ है इसमें क्योंकि जो प्रिसीजन यहाँ पर ये 1% है स्पीड या मोमेंटम में, तो स्पीड या मोमेंटम थोड़ा सा हाईली हमें पता है, यहाँ पर हाई प्रिसीजन के साथ पता है, तो यहाँ पर ह्यूज अनसर्टेनिटी है क्योंकि एटॉमिक साइज़ खुद ही 1 एंगस्ट्रम का होता है, उसमें तो आप 30 एंगस्ट्रम का आप यहाँ पर वो लेके चल रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी ह्यूज यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। वही आप किसी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हमको दिखाई देती है, जैसे अगर एक बॉल है उसके लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो अगेन मैं पूरी कैलकुलेशन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे इसकी अनसर्टेनिटी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से, तो जस्ट मैं ऑर्डर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के बजाय ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा एक्स जो होगा वो इस ऑर्डर का होगा 10⁻³ मीटर। तो ऑब्वियस है कि जो बॉल का साइज़ होता है, बॉल का साइज़ तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 10⁻³ मीटर से तो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा होता है।
तो इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी मायने रखती ही नहीं है, ठीक है। 10 के पावर -33 मीटर, ये अनसर्टेनिटी मायने नहीं रखती, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, दिस इज इनसिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो इसका एक तरीके से जो रेलेवेंस है, एक तरीके से जो इम्पोर्टेंस है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हमें समझ में आ सकता है। जो हमारी रोज़मर्रा में, एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को देख रहे हैं, उनमें आप इनको कभी भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिन चीज़ों को हम यहाँ पर एक तरीके से परसीव कर पाते हैं, परसेप्टिबल होती हैं, हम देख पाएंगे, उनको परसीव कर पाएंगे, उस रेंज से तो ये बहुत ही बाहर है। 10 के पावर -33 मीटर, वी कैन नॉट परसीव दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर इस तरह की कार है जो कि इनसिग्निफिकेंट है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है उनको पता ही नहीं है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, डे टू डे लाइफ में हमारी जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो देयर इज़ डेफिनेटली इनका रेलेवेंस है, जो भी यहाँ पर हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो डी ब्रॉय था उसने 1924 में अपना हाइपोथेसिस ज़रूर दे दिया था कि जो मैटर है वो मैटर भी, यानी कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, उसके साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करेगा। तो जिस तरीके से लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से जो हमारा मैटर है वो भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने जस्ट हाइपोथेसिस दिया डी ब्रॉय ने, लेकिन वो इसको प्रूफ नहीं कर पाया और उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो इसको प्रूफ करे। तो एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले डेविसन जर्मर ने एक तरीके से डी ब्रॉय की थ्योरी को सपोर्ट किया, उसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने देखा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है, उन वेवलेंथ को उन्होंने दो तरीके से कैलकुलेट किया। एक तो कुछ डिफ्रैक्शन का यूज़ करके, जो कि वे ऑप्टिक्स से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो डिफ्रैक्शन का यूज़ करके एक तो यहाँ पर उन्होंने इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, और दूसरा वेवलेंथ उन्होंने फिर कैलकुलेट किया यूजिंग दी डी ब्रॉय फार्मूला। और दोनों में देखा कि दोनों से जो आंसर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें सिमिलरिटीज़ आ रही हैं उन आंसर्स में। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, डिफ्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का अगर, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में वेव करेक्टर है वहाँ पर, इसका मतलब ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम का भी यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो सकता है। जनरली तो हम समझते थे कि एक वेव का डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम का भी डिफ्रैक्शन हो सकता है। और उस डिफ्रैक्शन फार्मूले का यूज़ करके जो वेवलेंथ आती है, वो वेवलेंथ डी ब्रॉय के जो वेवलेंथ फार्मूले हैं उसके साथ में मैच करती है। आपको यहाँ पर सेटअप दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो इस सेटअप में दोनों सेटअप बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये दिस सेटअप इज़ टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की सेटअप है इसमें। यहाँ पर एक फिलामेंट है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि दिस इज़ अ फिलामेंट, और ये फिलामेंट सर्किट है, दिस इज़ अ फिलामेंट सर्किट। तो फिलामेंट सर्किट का यूज़ एक तरीके से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने में किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक बैटरी वगैरह लगा रखी है, लेकिन वो बैटरी आप देख सकते हो कि लो है यहाँ पर ये। तो ये लो वोल्टेज है एक तरीके से, और इससे यहाँ पर बस इसमें इस फिलामेंट से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इस फिलामेंट से, और जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो फिर उसके बाद में उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक हाई वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और यहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, तो यहाँ पर एक हाई वोल्टेज क्रिएट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो गए, और एक्सेलरेट होकर के फिर यहाँ चलने लग गए। बीच में एक होल वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिससे कि एक पैरेलल नैरो बीम यहाँ से गुजरे। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कहीं कहीं जा रहे होंगे, तो उनको एक तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेट किया गया है कि जो भी यहाँ पर इसके अलोंग चल रहे हैं बस वो यहाँ से गुजर पाएँ। तो एक पैरेलल नैरो बीम बनाने की कोशिश की गई है, उसको कॉलीमेटेड बीम बोलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज कॉलीमेटेड बीम। तो ठीक है, वही अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया, और इसको एक निकल टारगेट पे, तो निकल मेटल से बने हुए टारगेट पे यहाँ पर इसको हिट कराया जाता है। और हिट कराने के बाद में देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको एक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कलेक्टर बनाया गया है जो कि मूव कर सकता है। मुझे अगर किसी इस पर्टिकुलर एंगल से आते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर कलेक्ट करना है तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर घुमा करके इधर की तरफ ले आऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना है तो मैं इसको घुमा करके यहाँ पर ले आऊँगा। और इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, किस तरीके से हो रहा है।
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली इसको गैलोमीटर वगैरह से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें हम करंट को देख पाते हैं। और करंट अगर हमें दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, जो कि सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं आगे फ्लो कर रहे होंगे। आगे का सर्किट आपको नहीं दिखाया गया, जस्ट ये दिखा दिया गया कि इट इज़ कनेक्टेड टू ए गैलोमीटर। वो गैलोमीटर करंट को रिकॉर्ड करता है, चार्जेस के इधर आने को, ये कलेक्शन को रिकॉर्ड करता है कि कलेक्शन हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है। करंट के थ्रू हमको पता चलता है, गैलोमीटर की रीडिंग के थ्रू हमको पता चलता है। ऑब्वियसली कि सब कुछ यहाँ पर वैक्यूम में कर रहे हैं। वैक्यूम में करने का एक ही पर्पज़ है कि किसी तरीके का इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसी गैस मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में ना हो, वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सके और एक्सपेरिमेंट से हमें सही रिजल्ट मिले। तो ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो यहाँ पर स्कैटर्ड हैं तो उनको यहाँ पर हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उन्होंने कैलकुलेशंस करे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 54 वोल्ट का उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है, 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 50 डिग्री एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन्स 50 डिग्री एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड होकर के जा रहे थे तो उनको कलेक्ट किया। तो थीटा एक तरीके से उन्होंने 50 डिग्री ले लिया, क्योंकि ऑब्वियस है कि तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत जगह इधर उधर जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फिक्स करके कैलकुलेशंस करनी थी। तो उन्होंने इसको फिक्स किया कहीं 54 वोल्ट पे, और इस एंगल को उन्होंने यहाँ पर, इसका जो एंगल है, इसका जो ओरिएंटेशन है, आपका जो मूवेबल कलेक्टर है, इसको फिक्स किया उन्होंने 50 डिग्री पे। और उसके बाद में फिर उन्होंने रीडिंग्स वगैरह लेनी स्टार्ट करी। तो 54 वोल्ट 50 डिग्री यहाँ पर जो भी इसका स्कैटरिंग एंगल है, दिस इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। तो 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल के लिए उन्होंने डेटाज रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए। तो उन्होंने जैसे अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस h/p फॉर्मूले में उनको सब कुछ पता था यहाँ पर कि क्या क्या रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब जो भी है, के को वो E/V रख देंगे और V 54 वोल्ट रख देंगे। तो यहाँ से उन्होंने लैम्डा कैलकुलेट किया 54 वोल्ट के लिए, और ये जो लैम्डा आया यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रम आया, ठीक है। इस वेवलेंथ, इस डी ब्रॉय वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन एक तरीके से वो यहाँ से पास करवा रहे हैं। अब उसके बाद में डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर लिया गया। तो ये जो निकल है, निकल के जो एटम्स हैं, उन एटम्स पे यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाए गए, तो वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका डिफ्रैक्शन हो रहा है। और डिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आगे उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा होगा। ये जो रेज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रेज़ आगे जा करके इंटरफेयर कर रही होंगी, आप ऐसा मान लो। तो उसके वजह से एक पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न में मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और पाथ डिफरेंस, ये साउंड वेव में भी हमने देखा होगा कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उससे फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा आएगा, कहाँ पर मिनिमा आएगा। तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए कैसा होना चाहिए, तो आप ये देखो कि ये जो दो कंसेक्यूटिव वेव यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनके बेस में पाथ डिफरेंस AB के बराबर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, AB पाथ डिफरेंस हो गया। और ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो कंसेक्यूटिव यहाँ पर ये एटम्स हैं, इनके बेस में गैप यहाँ पर लेट्स से D के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा D sin phi के बराबर। तो पार्ट डिफरेंस इज D sin phi। D sin phi को n लैम्डा के बराबर रखा गया और n इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन की गई यहाँ पे लैम्डा की। तो D जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.15 एंगस्ट्रम होता है फॉर निकल, और यहाँ पे sin phi, तो phi यहाँ पे 50 डिग्री लिया हुआ है जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ से जब उन्होंने लैम्डा कैलकुलेट किया तो ये लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 1.65 एंगस्ट्रम आता है। तो दिस इज़ 1.65 एंगस्ट्रम। और उन्होंने देखा कि सरप्राइजिंगली कि इन दोनों लैम्डाज में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, यहाँ से करीब करीब 1.67 और वहाँ से करीब करीब 1.65। तो पहली बार यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो पाई कि जो डी ब्रोई ने अपने हाइपोथेसिस दी थी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहाँ पर मिल पाया कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। पार्टिकल तो पहले भी मानते थे कि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, लेकिन वेव की तरह बिहेव करते हैं, इनका डिफ्रैक्शन हो सकता है। और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से जो आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो और डी ब्रोई वेवलेंथ के फॉर्मूले से जो आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो डी ब्रोई हाइपोथेसिस से, दोनों ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पर वेवलेंथ के मामले में। तो डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक तरीके से प्रूव कर दिया।